हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लासेस बाय गौरव सर। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में। हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और हम अब बात करेंगे किसके बारे में? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में, जिसमें हम लोग भी आते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा है वो भी आता है, और अलग अलग एनिमल्स इसके अंदर आएंगे। तो आइए बात करते हैं किसके बारे में? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में। बच्चों, सबसे पहली बात की एनिमल्स को जो न्यूट्रिशन है हमने पहले भी पढ़ा था अपने पार्ट 1 के अंदर, दैट इज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसके अंदर एनिमल्स, एक एनिमल किसी दूसरे ऑटोट्रॉफ पर या दूसरे हेटेरोट्रॉफ पर डिपेंड करता है अपने फूड के लिए। सो एनिमल्स आर दोज व्हिच डिपेंड्स ऑन द ऑटोट्रॉफ और अदर हेटेरोट्रॉफ फॉर देयर फूड। अब हम बात करते हैं बच्चों किसके बारे में कि एनिमल्स का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो किस किस तरह का, यानी कि उनकी फूड हैबिट कैसी कैसी हो सकती है। बच्चों, सबसे पहले बात अगर करें फूड हैबिट की, तो ये 3 तरह के होते हैं: हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स हमने बात की थी, वो होते हैं जो केवल किस पर फीड करते हैं? प्लांट्स पर फीड करते हैं, जैसे कि काउ, बफेलो एटसेट्रा, डियर एटसेट्रा, है ना। ये सब क्या है? ये केवल हर्ब्स पर, यानी कि घास फूस खाते हैं, पेड़ पौधों की चीजें खाते हैं, प्लांट से रिलेटेड चीजें खाते हैं और कुछ नहीं खाते। फिर दूसरे आते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स बच्चों वो एनिमल्स होते हैं जो केवल और केवल फ्लैश पे फीड करते हैं, जैसे कि कैनाइंस। कैनाइंस कौन होते हैं? टाइगर, लायन, कैट, डॉग, ये सब कैनाइंस में आते हैं। इन्हें कैनाइंस क्यों कहते हैं इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, बट ये क्या होते हैं? कैनाइंस होते हैं जो किस पर फीड करते हैं? कार्निवोर्स होते हैं जो फ्लैश पर फीड करते हैं। और उसके बाद आते हैं बच्चों ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स जो होते हैं वो फ्लैश और प्लांट दोनों पे फीड कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग्स आर ओमनीवोर्स। हमें से बहुत सारे सिर्फ वेज खाते हैं, बहुत सारे नॉन वेज भी खाते हैं, तो इसका मतलब क्या? ह्यूमन बींग्स दोनों काम कर सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि क्या आप वेज खाते हैं या नहीं खाते हैं, या नॉन वेज खाते हैं या नहीं खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं नॉन वेज नहीं खाता। अगर मैं नॉन वेज नहीं खाता तो क्या मैं ओमनीवोर नहीं हूं? मैं ओमनीवोर हूं, यानी कि मैं भी ओमनीवोर हूं, भले ही मैं नॉनवेज नहीं खाता। आप सोचेंगे ऐसा क्यों सर? क्योंकि हम यहाँ पर किसी इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर पूरी स्पीशीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन बींग्स जनरली आर ओमनीवोर्स, हम खा सकते हैं। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं आपसे डॉग के बारे में पूछूं कि डॉग ओमनीवोर है या कार्निवोर है, तो आप कहेंगे सर हमारे घर पे जो डॉग है वो तो पनीर भी खा लेता है, दूध भी पी लेता है, तो वो ओमनीवोर हुआ? नहीं, वो हमने उसको हैबिट दिया है, लेकिन वो नेचुरली, जब नेचर ने उसे बनाया था तो उसे नेचर ने सिर्फ कार्निवोर बनाया था, यानी कि वो सिर्फ फ्लैश पे ईट करता है। तो एग्जांपल्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है दैट ओमनीवोर्स आर दोज व्हिच कैन फीड ऑन बोथ फ्लैश एज वेल एज ऑन प्लांट, बट कार्निवोर्स आर दोज व्हिच कैन ओनली फीड ऑन फ्लैश। तो कार्निवोर्स कौन है? डॉग, कैट, लायन, टाइगर एटसेट्रा। ओमनीवोर्स कौन है? फॉक्स, ह्यूमन एटसेट्रा। ठीक है ना, बैट भी आता है इसमें। तो हम सब क्या है? ओमनीवोर्स हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं किसके बारे में? हम बात करते हैं कि हमारा जो न्यूट्रिशन है वो कैसे कैसे कंप्लीट होता है। हमने अपने पार्ट 1 के अंदर, लाइफ प्रोसेसेस के पार्ट 1 के अंदर हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस इन विच वी टेक द फूड फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड गेन एनर्जी फ्रॉम इट। उसके हमने और भी फंक्शन पढ़े थे, जैसे कि फूड हेल्प इन प्रोवाइडिंग द एनर्जी, फूड हेल्प इन रिपेयरमेंट, एज वेल एज फूड हेल्प इन ग्रोथ। हम अगर फूड के डाइजेशन की बात करें, हमारा फूड हमारे लिए कैसे यूज होने वाला है, तो उसको हम बच्चों 2 सिंपल पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। हालांकि न्यूट्रिशन के अलग अलग स्टेप्स हमें पढ़ने हैं, हम डाइजेशन को या पूरे न्यूट्रिशन प्रोसेस को 2 सिंपल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और वो 2 सिंपल पार्ट कहलाते हैं बच्चों क्या? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म 2 स्टेप से मिलकर बना है, एक एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक पाथवे और दूसरा कैटाबॉलिक पाथवे। अगर आप कोई भी चीज, कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड खा रहे हैं, खाने के बाद आप उसको तोड़ रहे हैं, तो वो प्रोसेस कहलाता है कैटाबॉलिक पाथवे। इन अ कैटाबॉलिक पाथवे, व्हेन द कॉम्प्लेक्स फूड इज ब्रेक डाउन इनटू सिंपल वन। आपने प्रोटीन खाया, आपने प्रोटीन प्रोटीन की फॉर्म में नहीं खाया, आपने नॉनवेज खाया, आपने सोयाबीन खाया, आपने कोई और फूड मटेरियल लिया, तो आपने फूड लिया, प्रोटीन नहीं लिया, फूड लिया जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। तो आपको क्या करना है? पहले उस फूड को तोड़ना है ना। तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? कैटाबॉलिज्म। तो हमने क्या करा? ऑक्सीजन लिया, वाटर लिया, फूड लिया, ये सब चीजें हम बॉडी के अंदर ला रहे हैं, तो ये कहलाती है कैटाबॉलिज्म। और उसके बाद जब उस फूड को हम यूज करेंगे अपनी मर्जी का सब्सटेंस बनाने के लिए, हम मसल्स बनाएंगे, हम अपनी बॉडी की ग्रोथ करवाएंगे, रिपेयरमेंट करवाएंगे, यानी कि बायोसिंथेसिस करवाएंगे, तो वो कहलाता है एनाबॉलिज्म। तो खाना खाना, उसको तोड़ना, अपनी बॉडी में उसको तोड़ना कहलाता है कैटाबॉलिज्म,
या कैटाबॉलिक, और फिर उसको यूज करना ग्रोथ करने के लिए, एनर्जी गेन करने के लिए कहलाता है एनाबॉलिज्म। और ये दोनों मिलकर कहलाते हैं क्या? मेटाबॉलिज्म। तो कभी कभार जैसे हम कहते हैं ना, हमें खाया पिया लगता नहीं है, डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब हमें खाया पिया लगता नहीं, हम खाते तो बहुत हैं पर हम कमजोर रहते हैं। तो डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं कि जाइए अपना बीएमआर चेक करवाइए। अब ये बीएमआर क्या है? बीएमआर दैट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट, कि आप अपना बॉडी का मेटाबॉलिज्म चेक कराइए कि आपका खाना पीना क्यों नहीं लग रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है। तो इस तरीके हमारे पास क्या होते हैं, इस तरीके से हमारे पास अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, अलग अलग हमारे पास टेस्ट होते हैं जिससे हम अपने मेटाबॉलिज्म को चेक कर सकते हैं। तो मेटाबॉलिज्म क्या हुआ? खाना खाना और उसको यूज करना। एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक, कैटाबॉलिक पहले होगा ऑफ कोर्स, एनाबॉलिक बाद में होगा। अब अगर हम न्यूट्रिशन के पूरे कॉन्सेप्ट की बात करें कि पूरा का पूरा न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में कैसे होता है, तो आइए अगर आप देखेंगे तो हमारा जो न्यूट्रिशन स्टेप है वो सबसे पहला स्टेप है इंजेशन। चाहे वो हम हो, चाहे वो कोई और एनिमल हो, यहाँ तक कि कोई यूनिसेलुलर अमीबा जैसा भी एनिमल क्यों ना हो, सबके अंदर सबसे पहला क्या है? फूड को अंदर लेना, इंजेशन। वो हम माउथ से लेते हैं, लेकिन बाकी ऑर्गेनिज्म अलग अलग जगहों से, वो बाकी लाइक बफेलो, काऊ, कैट वगैरह ये सब भी माउथ से लेते हैं, पर अमीबा में माउथ नहीं होता है ना। हम पढ़ेंगे कैसे होता है उसके अंदर भी, लेकिन फिलहाल हम किससे ले रहे हैं? माउथ से ले रहे हैं, ठीक है। तो इंजेशन क्या है? टेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनसाइड द माउथ, और एनी ओपनिंग, जिसको आप ओपनिंग भी कह सकते हैं। हमारे अंदर माउथ भगवान ने दिया है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें माउथ एज सच नहीं है, तो उनको हम सिंपली ओपनिंग वर्ड यूज कर लेते हैं। दूसरा स्टेप आता है बच्चों कौन सा? डाइजेशन, जो कि कैटाबॉलिक स्टेप है, जिसमें क्या हो रहा है? जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड टूट रहा है, किसमें? सिंपल वन में। तो हमें हमने पढ़ा था ना कि द कॉम्प्लेक्स फूड ब्रेक डाउन इनटू सिंपल वन, देन इट इज नोन एज कैटाबॉलिक पाथवे। तो डाइजेशन जो कि सेकंड स्टेप है न्यूट्रिशन का, ये क्या है? ये एक कैटाबॉलिक पाथवे है। इसके बाद अगर बात करें अगले स्टेप की, तो वो आता है बच्चों एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है? जो फूड आपने खाया वो अब बॉडी के हर पार्ट में जाएगा। भाई आपने फूड तो स्टमक के अंदर रखा, इंटेस्टाइन में रखा, लेकिन एनर्जी तो हर पार्ट को चाहिए ना। तो डाइजेस्टेड फूड हर सेल के पास जाएगा, आपकी बॉडी के एवरी पार्ट तक पहुंचेगा, एंड दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। पासिंग ऑफ सिंपल सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स इनटू ब्लड और लिम्फ एंड देन टू द होल बॉडी इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इसके बाद फूड एसिमिलेट होगा, यानी कि एसिमिलेशन होगा, जिसके अंदर हम क्या करेंगे? जिसके अंदर अपने फूड को यूटिलाइज करेंगे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए, कुछ चीजें बनाएंगे, कुछ चीजें ग्रोथ करवाएंगे, रिपेयरमेंट करवाएंगे, एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, जो भी काम होगा वो हम शुरू करेंगे। और इसके बाद जो एक्स्ट्रा मटेरियल बच गया, जो वेस्ट हमारी बॉडी में बच गया, उसको भी हमें बाहर थ्रो आउट करना है। तो एक्सपेलिंग आउट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड और वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो बच्चों हमारे पास 5 पार्ट आते हैं, 5 स्टेप्स आते हैं किसके अंदर? न्यूट्रिशन प्रोसेस के अंदर। इंजेशन, इन विच वी टेक द फूड; digestion, in which we break down the complex food; absorption, in which the digested food is taken to the every part of the body; and then assimilation, in which we utilize the food for the energy growth or repairment. After that, the last part is excretion, in which the whole of the waste or the unwanted or undigested food is expelled out of the body in the form of fecal matter. वो हमारी बॉडी से NH के थ्रू बाहर आ जाता है और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से बाहर आता है। तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं, 5 स्टेप्स हैं जो आपको लर्न करने हैं, हर एनिमल में यूज होंगे। अब क्योंकि मैंने आपसे बताया कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, जैसे अमीबा है, अमीबा के पास तो कोई माउथ नहीं है, तो वो अपना डाइजेशन कैसे करेगा? तो उससे पहले मैं आपको ये बताना भी चाहूंगा कि डाइजेशन 2 टाइप का होता है, एक इंट्रासेलुलर और एक एक्स्ट्रासेलुलर। क्योंकि अमीबा की बात कर रहे हैं ना, तो अमीबा का डाइजेशन थोड़ा अलग तरीके से होता है। देखिए हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने पढ़ा कि डाइजेशन होता है, लेकिन डाइजेशन 2 स्टेप्स में कैसे होता है या 2 तरीके से कैसे होता है। पहला होता है इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर का मतलब क्या होता है बच्चों? कि फूड सेल के अंदर जाएगा, बॉडी में नहीं। दोनों में कंफ्यूजन है। क्या है? आपने फूड खाया, वो आपकी बॉडी में गया है, आपके सेल्स में नहीं गया। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपका फूड आपके माउथ में है। माउथ में है मतलब कैसे? खाली ओपनिंग में है। आपके स्टमक में गया, वो भी खाली जगह है ना, उसमें कोई सेल्स नहीं है, खाली जगह है, होलो स्ट्रक्चर है, तो वहां जा रहा है। लेकिन जब फूड सेल्स में जाएगा तब बोलेंगे इंट्रासेलुलर। तो जब फूड सेल्स में, पर्टिकुलरली हर सेल में जाकर डाइजेस्ट होता है, वहीं जाकर डाइजेस्ट होता है, तो उसे हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर। जैसे कि प्रोटोजोन, एमीबा, स्पॉन्जेस, ये सब क्या दिखाते हैं? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। दैट इज a digestion occur inside the cell or cytoplasm. The digestive enzyme in this case are secreted inside the cell. जबकि अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन दिखाते हैं। जी हाँ, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कैसे दिखाएंगे? यानी कि हमारा जो फूड है वो बाहर डाइजेस्ट होगा। अब बॉडी के बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, सेल के बाहर की बात कर रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा। बॉडी के बाहर नहीं हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, स्टमक में हो रहा है, इंटेस्टाइन में हो रहा है, माउथ में हो रहा है। पर आपका जो माउथ है ना, ये खाली जगह है,
खाली जगह पे यहाँ पर सिक्रीशन होगा एंजाइम्स का और यहाँ पर डाइजेशन होगा। तो फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, इंट्रासेलुलर होता है अमीबा जैसे ऑर्गेनिज्म में, और एक्स्ट्रा सेलुलर होता है हमारे जैसे ऑर्गेनिज्म में, यानी कि ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में, अलग अलग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स की अगर हम बात करें। तो डाइजेशन के दो टाइप हो गए। अब हम आराम से समझ सकते हैं कि अमीबा का डाइजेशन कैसे होता है या अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है। आप देख रहे हैं अमीबा सेल है हमारे सामने। अमीबा एक कैसा सेल होता है, इसकी कोई शेप नहीं होती, टेढ़ा मेढ़ा सा सेल होता है ना, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एमॉर्फस। और दूसरी बात, अमीबा का जो न्यूट्रिशन है वो भी कैसा है, होलोजोइक है। व्हाट इज होलोजोइक, दैट इज इट कैन टेक द होल फूड। ये जो चीज यहाँ पर आप हिलती हुई देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी चीज क्या है, ये फूड है। तो अमीबा क्या करना चाह रहा है, इस फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेना चाह रहा है। किसकी मदद से, वो भी हम बात करेंगे। अच्छा, अमीबा क्या खाता है, अमीबा एक ओमनीवोर्स है, यानी कि वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे फीड कर सकता है। अब एनिमल्स की बात ये नहीं है कि अमीबा जाके शेर को पकड़ के खा जाएगा, हाथी खा जाएगा, डियर खा जाएगा, नहीं। छोटे छोटे एनिमल्स जिन्हें हम डाई एटम्स या बैक्टीरिया इस तरह की, या पैरामीशियम, इन्हें खा सकता है। पैरामीशियम भी अपने आप में अलग अलग तरह के होते हैं, हालांकि पैरामीशियम कभी कभार अमीबा से बड़े होते हैं, पर कुछ और पैरामीशियम, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं छोटा सा पैरामीशियम है, इसको अमीबा खा रहा है। तो अमीबा कैन ईट और अमीबा कैन फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश। फ्लैश के नाम पर यहाँ पर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो अमीबा कैन फीड ऑन बोथ, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ओमनीवोर। ये क्या कहलाएगा, ओमनीवोर कहलाएगा। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में। अमीबा जैसा कि आपको मालूम है एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो क्या है, जो एक अमीबॉइड शेप यानी कि एमॉर्फस शेप का है, जिसकी कोई अपनी शेप नहीं होती। ये क्या करता है, ये इंजेक्शन कैसे करता है बच्चों, ये इंजेक्शन करता है बाय द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। यानी कि अगर आप यहाँ पर ये डायग्राम देखेंगे तो अमीबा ने क्या करा, अपने पास दो सूडोपोडिया बना लिए। क्या बना लिए, दो सूडोपोडिया बना लिए। सूडोपोडिया क्या होते हैं, व्हेन द अमीबिक सेल helps in growing some part of the extensions of the cytoplasm। देखो यहां से ये एक्सटेंशन होगा, अभी ये क्या होगा, ये बढ़ जाएगा, जैसे इसके पास फूड आएगा ये दो पार्ट जो होंगे वो एनलार्ज हो जाएंगे। तो वो जब दो पार्ट एनलार्ज हो जाएंगे तो एनलार्ज होकर वो क्या बनाएंगे, सूडोपोडिया बनाएंगे। सूडोपोडिया को हम फॉल्स फीट भी कहते हैं। सूडो मतलब फॉल्स और पोडिया मतलब फीट। सो व्हेन इन अमीबा the food is coming to the amoeba, it helps in increasing its surface and this surface increasement is called pseudopodia। ये क्या बन जाते हैं, ये देखिए ये pseudopodia बन गए और उसने इसको फूड वैक्यूल के अंदर एनगल्फ कर लिया। इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, डाइजेशन की, तो डाइजेशन में क्या होगा, डाइजेशन में फूड वैक्यूल्स में एंजाइम निकलेंगे। ये एंजाइम्स लाइसोजाइम तरह के एंजाइम्स होंगे और ये फूड को डाइजेस्ट कर देंगे। फिर हम बात करें एब्जॉर्प्शन की, तो फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा पूरे के पूरे सेल में, पूरे सेल में वो डिफ्यूज कर जाएगा। इस तरीके से जो फूड डाइजेस्ट हुआ वो पूरे सेल में डिफ्यूज कर गया और फिर वो क्या कर जाएगा, वो एसिमिलेट हो जाएगा। एसिमिलेट किस में होगा, वो ग्रोथ में एसिमिलेट हो जाएगा। उसमें सेल को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, साइज को बढ़ने में मदद मिलेगी, रेस्पायर करने में मदद मिलेगी, और उसके बाद क्या हो जाएगा, इजेशन। बच्चों इजेशन की बात करें तो अमीबा के पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता इजेशन के लिए। तो वो इजेशन कहाँ करता है, थ्रू ओनली जनरल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन रप्चर हुई और रप्चर होकर यहीं से क्या हो गया, यहीं से जो अनवांटेड फूड था वो बाहर आ गया, या अनडाइजेस्टेड फूड था वो बाहर आ गया। तो बच्चों इस तरीके से अमीबा के पास भी इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन जैसे प्रोसेस होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यही पांचों स्टेप्स हमने हर ऑर्गेनिज्म में पढ़ने हैं, एनिमल्स के अंदर पढ़ने, यही पांचों स्टेप्स यहाँ पर भी हो रहे हैं अमीबा के अंदर। अब बात करते हैं बच्चों किसके बारे में, बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में, यानी कि हमारे बारे में। हमारा जो न्यूट्रिशन होता है वो होने के लिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कैनाल सिस्टम भगवान ने प्रोवाइड कराया, दैट इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल। अगर यहाँ पर आप ह्यूमन डायग्राम को देखेंगे तो माउथ से शुरू होने वाली ट्यूब एनएस तक जा रही है। हमने जो फूड खाया वो हमारे माउथ से, स्टमक से, इंटेस्टाइन से होता हुआ एनएस के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल गया। तो ये कहलाती है पूरी की पूरी ट्यूब जो हमारी बॉडी में है, ये क्या कहलाती है, एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है। एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ हमारे पास कुछ और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम एसेसरी ग्लैंड्स भी कहते हैं। तो आइए बात करते हैं किसके बारे में, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स के बारे में। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू होती है, माउथ से, जिसमें हम बक्कल कैविटी भी बोलेंगे। बक्कल कैविटी और माउथ एक ही बात हो गई, जिसमें हमारे टीथ, हमारे गम्स, टंग एक्सेट्रा ये सब चीजें आती हैं। उसके बाद फूड जाता है कहाँ पर, एक लंबे पाइप में जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं, यानी कि इजोफेगस। इजोफेगस से फूड जाता है स्टमक के अंदर जो कि एक जे शेप ऑर्गन है। वहां से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन तक। स्मॉल इंटेस्टाइन में और माउथ में, स्मॉल इंटेस्टाइन में और माउथ में और इवन स्टमक में भी कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिनको हम सलाइवरी ग्लैंड,
इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स बोलते हैं। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में दो और ग्लैंड से सिक्रीशन आता है, एक लीवर और दूसरा पेनक्रियाज। लीवर और पेनक्रियाज हमारी बॉडी में अलग से भगवान ने ग्लैंड दी हैं जिनका सिक्रीशन इंटेस्टाइन में आता है। तो मेन पार्ट एलिमेंट्री कैनाल के कौन से हैं? बक्कल कैविटी, इजोफेगस यानी कि फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। जबकि इसके साथ साथ हमें दो और अलग से पार्ट दिए गए, लीवर और पेनक्रियाज। इसके अलावा एक गॉल ब्लैडर भी होता है, पर गॉल ब्लैडर का फंक्शन सिर्फ स्टोरेज का होता है, लेकिन डाइजेशन में जो मेन हेल्प कर रहे हैं वो लीवर और पेनक्रियाज कर रहे हैं। तो लीवर एंड पेनक्रियाज आर आल्सो नोन एज एक्सेसरी ग्लैंड्स, ये साथ में हमें दिए। बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे कि मान लीजिए आप किसी पार्टी में जा रहे हैं और आपके पास एक अच्छी सी ड्रेस है। अब वो ड्रेस पहन के या वो सूट पहन के या वो पैंट शर्ट पहनकर आप पार्टी में जा रहे हैं, उसमें मजा नहीं आएगा। आपके पास अच्छे से एक घड़ी हो, अच्छी सी चेन हो, अच्छे शूज हो, एसेसरीज भी होनी चाहिए ना। ऐसे ही हमारी एलिमेंट्री कैनाल में तो डाइजेशन हो ही रहा है, साथ में भगवान ने हमें क्या प्रोवाइड करा है? एसेसरी ग्लैंड्स भी प्रोवाइड करा है। अब बच्चों बात करते हैं एक एक करके हर पार्ट के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज बक्कोफेरेंजियल कैविटी या माउथ कैविटी के बारे में, यानी कि बक्कल कैविटी के बारे में। बक्कल कैविटी इज माउथ, जो अंदर का हिस्सा है हमारा। माउथ लीड इनटू द माउथ कैविटी और ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी। तो जैसे ही आपने देखेंगे यहाँ पर, जैसे आप अपना मुंह खोलेंगे तो मुंह खोलने के बाद क्या दिखेगा आपको? टीथ दिखाई देंगे, आपको टंग दिखाई देगी, गम्स दिखाई देंगे, और एक ये छोटी सी घंटी सी टंगी होती है यहाँ पर, ये आपको दिखाई देगा। ये सब चीजें क्या कहलाती हैं? ये पूरी की पूरी कैविटी कहलाती है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी की रूफ की बात करें, ऊपर के हिस्से की बात करें, तो ये तलवा जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, दिस इज बोनी पैलेट। ये हार्ड पैलेट होता है, ये हार्ड होता है, कभी कभार गर्म खाने से जल भी जाता है, तो ये क्या कहलाता है? बोनी हार्ड पैलेट। इसके अलावा सॉफ्ट पैलेट भी होता है, यानी कि आसपास की एरिया सॉफ्ट हो जाता है। अगर हम इस माउथ कैविटी के नीचे के हिस्से की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिली हुई है? हमें टंग मिली हुई है, जिससे हम फूड को च्यू और स्वेलो करने में मदद मिलती है। इसके अलावा माउथ कैविटी के अंदर बच्चों अलग अलग ग्लैंड्स मिलती हैं जिन्हें हम स्लाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड्स बच्चों कहाँ पर होती हैं? दो कान के पीछे होती हैं, दो जबड़े के नीचे होती हैं और एक जीभ के पीछे होती है। तो कान के पीछे दो, जबड़े के नीचे दो और एक जीभ के नीचे होती है ना। तो ये सारी की सारी चीज कहलाती है स्लाइवरी ग्लैंड्स। क्या कहलाती है? स्लाइवरी ग्लैंड। और टीथ तो हमें पता ही है हमारे माउथ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, तो इसलिए हमें टीथ को ढंग से समझना पड़ेगा। टीथ क्या होते हैं? द टीथ आर द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। हमारे जो बॉडी में सबसे मजबूत चीज होती है, जो सबसे हार्ड चीज होती है, वो कौन सी होती है बच्चों? वो टीथ होते हैं, दांत होते हैं। ठीक है। अब दांत का स्ट्रक्चर वैसे तो बहुत ज्यादा डिटेल में एग्जाम में नहीं आता है, पर मेरा ऐसा मानना है कि आप इस स्ट्रक्चर को समझेंगे तो आपको आगे भी लाइफ में फायदा मिलेगा। क्यों? बिकॉज इट इज एसेंशियल फॉर च्यूइंग। सिर्फ दिखाने के लिए या हंसने के लिए जरूरी नहीं होते हैं, दांत जो है खाने के लिए जरूरी होते हैं, है ना। कुछ कुछ लोगों के पास दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। हम कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने की ओर, तो खाने के लिए ज्यादा जरूरी है। अगर दांत की बात की जाए तो दांत का जो सबसे ऊपर का हिस्सा, जो व्हाइट वाला हिस्सा होता है, वो कहलाता है इनेमल। द हार्डेस्ट व्हाइट आउटर पार्ट ऑफ द टूथ। अच्छा, टूथ इज सिंगुलर, टीथ इज प्लूरल। एक दांत की बात कर रहे हैं तो टूथ बोलेंगे, और अगर सारे दांतों की बात कर रहे हैं तो टीथ बोलेंगे, टीथ्स नहीं बोलेंगे, टीथ बोलेंगे। ठीक है। तो इनेमल इज मोस्टली मेड अप ऑफ कैल्शियम, इसलिए कहते हैं ना दांतों में कैल्शियम ज्यादा होगा तो दांत अच्छे होंगे। कैल्शियम फॉस्फेट एंड रॉक हार्ड मटेरियल, बहुत मजबूत होता है ये। इसके ठीक नीचे हमारे को मिलता है क्या? डेंटाइन। जो ऊपर वाला व्हाइट पार्ट है दांतों में, उसके ठीक नीचे क्या होता है? डेंटाइन। ये बिल्कुल इनेमल के नीचे है, और इसकी अगर डैमेज हो जाए तो आपको क्या लगेगा? आपको ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाएगा। एक ऐड आता है ना टीवी पे, मैं फिलहाल यहाँ पर किसी का एंडोर्समेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन टीवी पे एक टूथपेस्ट का ऐड आता है कि आपको ठंडा गर्म लगे, पानी ज्यादा लग रहा है, खाते वक्त दर्द हो रहा है, सेंसेशन हो रही है, तो आप XYZ टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं। बहुत सारे टूथपेस्टों के ऐड आते हैं। तो वो ठंडा गर्म कहाँ लगता है? वो इस पार्ट में लगता है। अच्छा, क्यों लगता है? क्योंकि अगर आपका इनेमल खराब हो गया है तो ठंडा पानी यहां तक पहुंच जाएगा, गर्म पानी यहां तक, गर्म चीज यहां तक पहुंच जाएगी और यहां सेंसेशन होगी। तो अगर आपका ऊपर वाला इनेमल वाला पार्ट अच्छा है तो आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो अंदर वाला पार्ट, और भी अंदर वाला पार्ट और सेंसिटिव हो जाता है, जिसे हम पल्प कैविटी या पल्प कहते हैं। आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ ब्लड वेसल्स आ रही हैं और नर्व वेसल्स भी यहाँ तक आ रही हैं, यानी कि यहाँ पर आपको सेंसेशन और ज्यादा होता जाएगा। द सॉफ्ट लिविंग इनर स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ। अच्छा, एक बात और, जो बाहर का पार्ट है, ये वाला ऊपर वाला व्हाइट वाला पार्ट, ये डेड पार्ट है। भगवान ना करे किसी के पार्ट टूट गए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, मरे हुए हैं, वो अलग बात, आप खाना नहीं खा पाओगे, लेकिन ये डेड पार्ट है।
अंदर वाला पार्ट जो पल्प वाला पार्ट है वो कैसा है, वो लिविंग पार्ट है, वहां हल्का सा भी डैमेज हो गया, बहुत हल्का सा भी डैमेज हो गया तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंगस यहां तक पहुंच गया दांतों में, कहते हैं दांतों में कीड़ा लग गया, दस कीड़ा इस अगर वो यहां तक पहुंच गया तो फिर वो आपके दांतों को डैमेज करना बहुत जल्दी जल्दी शुरू कर देगा। जब तक वो ऊपर है बहुत मुश्किल है उसको अंदर तक पहुंचना, लेकिन एक बार वो अंदर पहुंच गया तो आपका डिफेंस मैकेनिज्म खराब हो जाएगा, आपके दांत खराब होने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, डेली हाइजीनिक रखना चाहिए, दांतों को साफ रखना चाहिए। खैर वो एक बात की बात है। सबसे अंदर वाला पार्ट कहलाता है सीमेंटम। सीमेंटम बच्चों एक तरीके से सीमेंट वर्ड से आया। अब सीमेंट क्या करता है घर में सीमेंट दीवारों को अपनी जगह पर और दीवारों के अंदर जो ईंटें लगी हुई हैं, ब्रिक्स लगी हुई हैं, उनको अपनी जगह पर फिक्स करने में मदद करता है ना। ऐसे ही आपका दांत कितना ज्यादा अपनी जगह पर फिक्स रहेगा वो इस वाले पार्ट पे डिपेंड करेगा, सीमेंटम वाले पार्ट पे डिपेंड करेगा, जो कि गम्स यानी कि बिल्कुल नीचे की तरफ होगा। और जितने ज्यादा आपके गम्स यानी कि आपका जो मसूड़े हैं वो स्ट्रांग होंगे उतना आपका दांत जो है अपनी जगह पर टिका रहेगा। अगर आपका सीमेंटम यानी कि मसूड़े यानी कि गम्स वाला पार्ट वीक हो गया तो दांत हिलना शुरू हो जाएगा और वो एक दिन बाहर निकल जाएगा। तो दांतों की सुरक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले उनकी शिक्षा बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि दांत में क्या क्या पार्ट होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो अगर आपको अब पता चल गया ठंडा गर्म लग रहा है तो इसका मतलब आपका इनेमल वाला पार्ट डैमेज हो रहा है धीरे धीरे, उसको ठीक करवाना पड़ेगा। पॉलिशिंग या फिलिंग जो भी करवाना होगा आपको डॉक्टर से यानी कि डेंटिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है डाइजेशन के लिए। बिना दांतों के आप खाना नहीं खा पाएंगे, प्रॉब्लम होगी, तो इसको हमें ढंग से समझना ही चाहिए। अब बात करते हैं बच्चों अगले स्ट्रक्चर के बारे में कि टीथ कितने तरह के होते हैं। हमारी बॉडी में 4 तरह के दांत पाए जाते हैं। वो 4 तरह के दांत कौन कौन से होते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। आप सोच रहे होंगे कि 4 अलग अलग दांतों की क्या जरूरत है, इन सब का अपना अलग अलग फंक्शन है। आइए समझते हैं इनका क्या फंक्शन है। सबसे पहले बात करते हैं इंसीजर की। इंसीजर जो कि सबसे आगे वाले दांत होते हैं, जो सामने वाले 2 दांत होते हैं, इनको अगर हम देखें तो हम ये क्या करते हैं, कोई भी चीज बाइट करनी हो, हम कोई चीज खाते हैं तो सबसे पहले बाइटिंग इंसीजर से हो रही है। उसके बाद आते हैं कैनाइंस। जी हाँ, याद आया वर्ड कैनाइन। मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था कि कुछ एनिमल्स होते हैं उन्हें पूरे एनिमल्स को ही कैनाइन बोलते हैं। कैनाइंस आर बेसिकली क्या होते हैं, वेम्पायर टीथ होते हैं। जो हमारे दांत ये वाले 2 बाहर, वेम्पायर के 2 दांत होते हैं ना, ऐसे बाहर निकलते हैं, सांप के भी निकलते हैं, डॉग के भी निकलते हैं। ऐसा कोई भी एनिमल जो फ्लैश यानी कि मांस ज्यादा खाता है, जो नॉनवेज ज्यादा खाता है, उसके ये 2 दांत ज्यादा बढ़िया हो जाएंगे, ज्यादा नोकीले हो जाएंगे। और अगर ये 2 दांत नोकीले नहीं है, देखो इनकी शेप में कैसा आ रहा है, नोकीला आ रहा है ना, अगर ये नोकीले नहीं है तो फिर आप फ्लैश ठीक से खा भी नहीं पाओगे। यानी कि जिन एनिमल्स में फ्लैश ईटिंग की हैबिट होती है उनके भगवान ने अपने आप ही ये 2 दांत जो है वो बहुत ज्यादा शार्प कर दिए हैं। तो हमारे पास आ गए क्या, कैनाइंस, सॉरी इंसीजर्स और फिर कैनाइन। फिर आते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर यानी कि जो जबड़े के इस तरफ लगे होते हैं, ये चबाने के काम आते हैं, च्यू करने के काम आते हैं। आप कोई भी चीज खा रहे हैं, चबा रहे हैं तो इस साइड और इस साइड चबाते हैं। और चौथे जो मोलर हैं वो भी चबाने के काम आते हैं। तो चबाने का काम ये लास्ट के दांतों का है। फाड़ने का यानी कि टीयरिंग करने का, मांस को उखेड़ने का या हार्ड चीजों को खाने का काम कैनाइंस का है, और काटने का काम इंसीजर्स का है। यानी कि दांतों के भी अपने अलग अलग काम होते हैं। अब अगर हम बात करें तो इंसीजर्स हमारी बॉडी में ऊपर वाले पार्ट में 4 है, कैनाइंस ऊपर वाले पार्ट में 2 है, प्रीमोलर ऊपर वाले पार्ट में 4 है और मोलर भी ऊपर वाले पार्ट में 4 है। अगर हम टोटल कर लें तो ये 16 हो जाते हैं। ऐसे ही नीचे वाले पार्ट में 16 दांत हो गए और टोटल मिला के कितने हो गए, 32। तो इसको हम बोलते हैं 32 दांत। 32 दांत होते हैं ना, सभी के नहीं होते। किसके होते हैं 32 दांत, एडल्ट लोगों के होते हैं। एडल्ट मतलब जब आप मैच्योर हो जाते हैं। कैसे, अगर हम मोलर की बात करें, जो दाढ़ भी हम जिसे बोलते हैं, तो हम कहते हैं कि दाढ़ जो होती है वो 16-17 साल की उम्र में आती है। जब आप 15, 16, 17 ईयर की एज के आसपास आते हैं तब दाढ़ आती है, तो तब 32 दांत होते हैं। मोलर दांत को क्या बोलते हैं, मोलर दांत को या दाढ़ वाली दांत को अगर आपने सुना होगा, आपके घर में बड़े बुजुर्ग बोलते होंगे, ये अकल की दाढ़ होती है, इसको अकल का दांत बोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब ये दांत आते हैं तो अकल आती है, उल्टा होता है। मैं आपको इसका कहावत का मतलब समझाता हूँ। पुराने जमाने में ये माना जाता था कि छोटे बच्चे, और अब भी हम मानते हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो नादान होते हैं, वो मिस्चीवियस होते हैं, नॉटी होते हैं, उनको इतनी ज्यादा अकल नहीं होती। जैसे जैसे आप उम्र में बड़े होते हैं तो आपके अंदर मैच्योरिटी आती है, आपको सही गलत फैसला करने में आपको हेल्प मिलती है, आपका दिमाग बढ़ता है, आप ग्रो करते हैं, आप एक्सपीरियंस लेते हैं, है ना। तो हम क्या होते हैं, समझदार हो जाते हैं।
तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई अगर किसी की अकल वाली दाढ़ आ गई तो वो 15-16 साल की उम्र का होगा, तो इसका मतलब उसमें इतनी मैच्योरिटी तो होगी ना कि वो अपना डिसीजन ले सके। तो हम क्या कहते हैं कि भैया अगर वो दाढ़ आ गई तो आप इतनी उम्र आपकी हो गई कि आप अपना डिसीजन ले सको, आप अपनी अकल लड़ा सको, तो इसको क्या बोल दिया, अकल वाली दाढ़ बोल दिया। ठीक है, ये फैक्ट्स भी आपको पता होने चाहिए क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी बहुत सारी चीजें सोच समझ कर बोली थी। उससे अगर आप चीजों को समझेंगे, लर्न करेंगे, तो भी आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो मोलर इज आल्सो नोन एज अकल वाली दाढ़, और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, विजडम टूथ। विजडम टूथ मतलब विजडम मतलब अकल। तो जब इंसान 15-16 साल की उम्र का होता है तो उसको अकल भी आती है और उसी समय पर ये दाढ़ भी आती है। तो अगर ये दाढ़ आ गई तो मतलब आपकी उम्र 15-16 साल है और इतनी उम्र में आपको अकल आ जानी चाहिए। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज विजडम टूथ। आया ना मजा? चलिए अब आगे बात करते हैं बच्चों किसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, टंग, जबान। जबान बहुत सारे काम करवाती है, जबान बहुत सारी चीजों को अच्छा या बुरा भी कर सकती है। कुछ लोग ज्यादा जबान चलाते हैं, कुछ कम जबान चलाते हैं, लेकिन चलाना इज अलग थिंग। हमारा यहाँ पर मतलब किससे, जबान से। हमारा यहाँ पे जबान यानी कि टंग यानी कि जीभ से मतलब है किसका, कि हम खाना जो खाएंगे वो स्वेलो कैसे करेंगे। तो टंग हैज अ स्वेलोइंग ऑर्गन, या आपके खाने को अंदर ले जाने में मदद करती है, च्यू करने में मदद करती है। इसके साथ साथ आपकी टंग आपके खाने के टेस्ट को भी बताती है। हाँ, इसके ऊपर क्या लगे होते हैं, टेस्ट बर्ड्स लगे होते हैं, बड़ी काम की चीज है। अब आपको मैं एक छोटी सी बात और बताऊंगा अभी टंग के बारे में, पर फिलहाल हम टेस्ट बर्ड्स के बारे में बात करते हैं। हमारी जीभ पर अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग टेस्ट बर्ड अलग अलग जगहों पर होते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। यानी कि आपकी जीभ पर जब आप किसी चीज को रखोगे और आप सोचना चाहोगे कि सबसे ज्यादा मीठा कब लगेगा, तो अगर आप यहां ध्यान से देखो तो ये वो जगह है जीभ की जहां पर मीठापन सबसे ज्यादा महसूस होता है। यहाँ पर स्वीटनेस के टेस्ट बर्ड्स हैं। अगर आप कोई चीज नमकीन खा रहे हो तो वो आपको साइडों में ज्यादा महसूस होगा। कुछ खट्टा खा रहे हो तो ये बीच में, यहाँ पर साइडों में, लेकिन थोड़ा ऊपर की साइड खट्टा यानी कि सोर टेस्ट होगा। और जो सबसे कड़वी चीज होती है वो टंग में यहाँ पर महसूस होती है। इसका मतलब जब तक खाना यहाँ से टंग यहाँ तक नहीं पहुंचेगा, कड़वाहट महसूस नहीं होगी, है ना। मजेदार चीज। तो आपकी टंग पर भी क्या है, अलग अलग तरह के टेस्ट अलग अलग जगहों पर दिखते हैं। अब आप दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये जो बीच वाला पार्ट है इसमें आपने कोई नाम नहीं लिखा, जबकि ये सबसे बड़ा पार्ट है। बीच वाला पार्ट ऑलमोस्ट सभी चीजों के लिए टेस्ट को जो है वो कर सकता है, जज कर सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा सेंसेशन मीठेपन की आगे, खट्टेपन की साइडों में, कड़वेपन की पीछे, और नमकीन चीजों की आगे की टिप के साइडों में, इस तरीके से टेस्ट बर्ड्स लगे होते हैं। तो आप अगर अपने टेस्ट बर्ड्स को ज्यादा एनहेंस करना चाहते हैं तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। अब इंटरेस्टिंग बात मैं क्या बताने वाला था, हम लोग जब हाइजीनिक कंडीशन की बात करते हैं, हम जब दांतों की सफाई की बात करते हैं तो हम ब्रश की बात करते हैं कि वी शुड डेली ब्रश आवर टीथ, है ना। हमने बचपन में सीखा कि वी शुड डेली ब्रश आवर टीथ, दैट्स अ गुड मैनर्स। गुड मैनर्स में आता है सिर्फ टीथ ही ब्रश नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने कभी टूथब्रश को देखा होगा, जो आपके पास टूथब्रश आता है उसके अंदर जो पीछे की साइड होती है जहां पर ब्रिसल्स लगे होते हैं, उसके पीछे की साइड कुछ लाइनें बनी होती है ना। वो क्यों होती है? हाँ, कभी कभार वो टंग साफ करने के लिए होती है। तो आपको अपनी टंग को भी रोज क्लीन करना चाहिए, उससे आपके टेस्ट बड्स अच्छे से काम करेंगे और आप खाने को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे और आपके माउथ में बैक्टीरिया वायरस की ग्रोथ भी कम होगी। तो हमें सिर्फ ये नहीं पढ़ना क्या होता है, हमें ये भी पढ़ना है कि टंग, माउथ वगैरह फंक्शन कैसे करते हैं और उनको अच्छा कैसे रख सकते हैं। तो अच्छे दांत, अच्छी टंग, अच्छा माउथ, बक्कल कैविटी विदाउट स्मेल। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो माउथ कैविटी है उसे माउथ स्मेल ना आए, बैड स्मेल ना आए, तो हमें साफ सफाई का ध्यान तो रखना ही है और प्रॉपर साफ सफाई का ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स के अंदर की कहां से शुरू हुआ। तो खैर हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि दांतों में भी क्या है, दांतों में भी हम च्यू कर रहे हैं, तो एक तरीके से डाइजेशन ही तो कर रहे हैं। तो ये कैसा डाइजेशन था, फिजिकल डाइजेशन, कि हमने खाने को चबाया, बस सिर्फ चबाया, फिजिकल डाइजेशन। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे माउथ में 3 तरह के ग्लैंड्स होते हैं। एक कान के पीछे जिसे हम पैरोटिड ग्लैंड्स कहते हैं, एक जबड़े के नीचे जिसे हम सबमैक्सिलरी ग्लैंड कहते हैं, और एक जीभ के नीचे जहां कुछ लोग वो रखते हैं ना मसाला टाइप करके पान मान रखते हैं, तो वो क्या कहलाता है, सबलिंगुअल पार्ट। वहां पर भी ग्लैंड होती है, इसीलिए ये सब नहीं खाना चाहिए। जो लोग गुटखा खाते हैं और उसको माउथ में रखते हैं, उनकी ये ग्लैंड्स खराब हो जाते हैं और धीरे धीरे उनका डाइजेशन भी खराब हो जाता है और इसीलिए उनको फिर माउथ कैंसर हो जाता है। तो ये सब चीजों से हमें बचना चाहिए। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और क्या, च्यूइंग ऑफ टोबैको इज वेरी इंजूरियस टू हेल्थ, क्योंकि वो सिर्फ लंग्स में तो बाद में खराब करेंगे, पहले आपका माउथ ही खराब करना शुरू कर देंगे। तो ये बहुत काम की जानकारियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए। खैर, तो केमिकल डाइजेशन कहां से शुरू होता है? केमिकल डाइजेशन मतलब अब हमारी बॉडी में एंजाइम्स आके एक्ट करेंगे। अच्छा बच्चों, एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ये क्या करते हैं, ये हमारे खाने की जो डाइजेशन की प्रक्रिया है उसे बहुत तेज कर देते हैं।
अगर आपकी बॉडी में जैसे ये 3 ग्लैंड्स मैंने बताया, यहाँ से डाइजेशन के लिए एंजाइम नहीं निकलेंगे, तो आप जानते हैं आपका खाना कितनी देर में पचेगा? अच्छा, नॉर्मली खाना कितनी देर में पच जाता है? मान लो आपने दोपहर को खाना खाया, रात तक भूख लग जाती है, 3 घंटे, 4, 5 या 6 घंटे में खाना पच जाता है। लेकिन अगर ये ग्लैंड्स ना हो तो बच्चों एक बार का खाना हुआ खाना कई हफ्तों या महीनों में भी नहीं पचेगा, तब तक आप खत्म हो जाओगे, है ना? तो कितने इंपॉर्टेंट हैं ये ग्लैंड्स, इसलिए इनका सही रहना बहुत जरूरी है। तो हमारे माउथ से जो तीनों ग्लैंड निकल रहे हैं, कौन कौन से? पैरोटिड ग्लैंड, सबमैक्सिलरी और सबलिंगुअल, इन तीनों को मिलाकर हम सिंपल एक ही नाम बोल देते हैं कलेक्टिवली, दैट इज सलाइवरी ग्लैंड। क्या निकल रहा है? सलाइवरी ग्लैंड। और उससे जो एंजाइम निकल रहा है उसका नाम, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवा, सलाइवा इज थूक, जो हमारी बॉडी में, जो हमारे माउथ में ड्रूलिंग होती है, पानी आता है माउथ में, उसको हम सलाइवा बोलते हैं, है ना? तो उसमें से निकलने वाला एंजाइम क्या कहलाएगा? सलाइवरी एमाइलेज। और इसका एक और नाम एग्जाम में आता है, दैट इज टाइलिन। पी साइलेंट है बच्चों, पटाइलिन मत बोल देना, टाइलिन, ठीक है? विच डाइजेस्ट द स्टार्च। और ये हमारी बॉडी में किसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है? स्टार्च को। व्हाट इज स्टार्च? स्टार्च इज कार्बोहाइड्रेट, चावल में मिलेगा, आलू में मिलेगा, बहुत सारे फूड्स में मिलेगा। तो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है कौन? सलाइवरी एमाइलेज। और वो किस में बदल देता है? माल्टोज में। तो स्टार्च जो कि कॉम्प्लेक्स फूड है, वो सिंपल में बदल गया किसमें? माल्टोज में। किसकी मदद से? सलाइवरी एमाइलेज की मदद से। यहाँ एक बात और बहुत ध्यान देने वाली है, और वो क्या? वो ये कि हमारे माउथ का पीएच कैसा होना चाहिए? वो 6.8 होना चाहिए। पीएच हम केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, क्या होता है कि कितना एसिडिक है कोई चीज, कितना बेसिक है कोई चीज। यानी कि अगर आपने क्या करा, आपने अपने माउथ में ज्यादा एसिडिक चीजें खानी शुरू कर दी, जैसे हम कहते हैं ना चटपटा खाएंगे, चटपटा खाने से क्या होता है? आप एसिडिक ज्यादा चीजें खाते हो। जब एसिडिक ज्यादा खाते हो तो माउथ का पीएच ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, तो फिर सलाइवरी एमाइलेज फिर भी काम नहीं करेगा। तो वो कहते हैं चटपटा कम खाओ ताकि खाना अच्छे से पचे, सादा खाना खाओ ताकि खाना अच्छे से पचे। तो ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। तो पीएच कितना होना चाहिए? 6.8। पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपको बिल्कुल मना कर रहा हूँ, कभी मत खाओ, वंस इन अ वाइल चलता है। बट डेली अगर आप चटपटा खा रहे हो तो फिर 6 पैक नहीं, फैमिली पैक निकल आएगा आपके पेट में, तो ध्यान रखिएगा, खाना ठीक से पचेगा नहीं, है ना? तो यहाँ पर माउथ में किसका डाइजेशन हुआ? स्टार्च का डाइजेशन हुआ, किसके अंदर? माल्टोज के अंदर। इसके बाद बात करते हैं किसके बारे में? माउथ से निकलने के बाद हमारा फूड जाता है एक कॉमन पाइप में। कॉमन पाइप क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये जो पाइप होता है ये नाक और मुंह, यानी कि माउथ और नेजल कैविटी से मिलकर बनता है, इसको हम बोलते हैं फेरेंक्स। फेरेंक्स इज द कॉमन ओपनिंग ऑफ फूड पाइप एंड विंड पाइप। इसके बाद फेरेंक्स से खाना जाता है कहां पर? एक लंबी ट्यूब में, ये वाली ट्यूब जो आप देख रहे हैं, इस ट्यूब में, और इस ट्यूब को बोलते हैं ईजोफेगस। ओ इज साइलेंट, समटाइम पीपल सेज ओइजोफेगस, तो आप ओइजोफेगस भी बोल सकते हैं। इट इज अ लॉन्ग ट्यूब, एक लॉन्ग ट्यूब है जिसमें कोई डाइजेशन नहीं होता। याद रखिएगा, ईजोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता। ईजोफेगस से फूड कहां जाता है? स्टमक में जाता है। लेकिन फिलहाल ईजोफेगस का काम क्या है? ईजोफेगस में एक तो बच्चों सीलिया होता है, और दूसरा ईजोफेगस की वॉल मस्कुलर होती है। सीलिया मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो फूड को नीचे नीचे पहुंचाने में मदद करते हैं। और दूसरा इसमें बच्चों क्या है? इसमें एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं, लहर जैसे मूवमेंट होते हैं। वो बाबा रामदेव को देखा ना, कुछ ऐसे ऐसे पेट को हिलाते हैं, उन्हें बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो वो पेट को ऐसे ऐसे हिलाना, ऐसे ऐसे हिलाना वो करते हैं ना, वो बहुत जरूरी होता है। तो उसका मतलब वो सही बोल रहे हैं ना, या कोई भी योगा वाला जो इंसान है वो सही बोल रहा है कि आपको ऐसे पेट को हिलाना है, और यहाँ पर आपको चेस्ट को भी थोड़ा थोड़ा ऐसे हिलाना है। तो वो क्या होता है? वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। हम लोग योगा करते थे, यूरोपियन लोग डांस वगैरह करते थे, तो बॉडी हिलती थी, बॉडी हिलती है तो फूड जो होता है वो मिक्स हो जाता है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या कर रहे हैं? ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वर्लपुल वर्लपुल मूवमेंट कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं? फूड को आपस में मिक्स करने में मदद। इसके बाद बच्चों हमारा फूड कहाँ पहुंचा? इसके बाद हमारा फूड पहुंचा स्टमक के अंदर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, जहां पर फूड सिर्फ जाके डाइजेस्ट नहीं होगा, स्टोर भी होगा। स्टमक एक जे शेप ऑर्गन है, इसकी शेप जे जैसी शेप होती है, जैसे अल्फाबेट जे होता है उस जैसा ऑर्गन है। एब्डोमेन में मिलता है लेफ्ट साइड में, और ये 3 पार्ट में डिवाइड है। ऊपर वाला पार्ट फंडिक, बीच वाला पार्ट बॉडी, और लास्ट वाला पार्ट कहलाता है पाइलोरिक। फंडिक अपर पार्ट, बॉडी मिडिल पार्ट, पाइलोरिक लोअर पार्ट। बच्चों डाइजेशन इन स्टमक बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टमक में किसका डाइजेशन होता है? प्रोटीन्स का। लेकिन सबसे पहली बात, स्टमक में डाइजेशन होता कैसे है? पहली बात तो स्टमक में फूड थोड़ी देर के लिए सर्वाइव करता है, स्टोर रहता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फूड कहाँ पहुंचता है? जब स्टमक में पहुंच जाता है तो वहां पर अलग अलग सिक्रीशंस निकलते हैं। जैसे हमारे माउथ में क्या निकल रहा था? सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवरी एमाइलेज निकल रहा था। ऐसे ही स्टमक में भी कुछ एंजाइम्स निकलेंगे, कुछ और भी चीजें निकलेंगी। क्या क्या निकलेगा? तो स्टमक का पहले फंक्शन समझ लेते हैं। इट हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड, इट हेल्प इन पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड, एंड इट हेल्प इन चर्निंग ऑफ फूड। अब ये चर्निंग क्या होता है? कभी सुना है इसके बारे में?
हाँ, आपने सुना भी है और यकीन मानिए आपने देखा भी है। कभी आपने रोड बनते हुए देखी है, सड़क सड़क जब बन रही होती है तो वहां पर एक बड़ा सा गोल सा कुछ लगा होता है ना, एक मशीन लगी होती है जिसमें जो मजदूर लोग होते हैं वो तारकोल और कुछ कॉन्क्रीट्स वगैरह डाल रहे होते हैं, वो गोल गोल घूम रही होती है, वो चीजों को मिक्स कर रही होती है। इस दिस इज नोन एज चर्निंग। अब आपका स्टमक गोल गोल नहीं घूम रहा है, आप उसे खुद घुमाते हैं योगा करके, है ना, आसन करके। और नहीं घुमाते हैं तो आपको टहलना पड़ता है, कभी कहते हैं टहलिएगा खाना खा के, तो वो क्या होता है, फूड की चर्निंग हो जाती है। अब स्टमक से निकलने वाले सिक्रीशंस की बात करते हैं। स्टमक से तीन चीजें निकलती हैं, हमारे पेट में तीन चीजें निकलती हैं। कौन कौन सी? पहला HCl जो कि एक एसिड है। अब देखो, माउथ में एसिड नहीं चाहिए था, स्टमक में एसिड चाहिए, है ना। बॉडी में अलग अलग चीजें अलग अलग तरीके से भगवान ने बनाई है, तो स्टमक में HCl निकल रहा है और एक एंजाइम निकल रहा है पेप्सिन, और एक और चीज निकल रही है म्यूकस। तो तीन चीजें स्टमक में निकलती हैं, HCl, एंजाइम, पेप्सिन और म्यूकस। अब इन तीनों का हम क्या करेंगे बच्चों, इन तीनों का फंक्शन समझेंगे, क्या फंक्शन है। सबसे पहले बात करते हैं स्टमक के अंदर निकलने वाले एसिड के बारे में। वैसे तो इसके दो तीन मेन फंक्शन है, पर 7 फंक्शन मैंने आपको यहाँ बताए हैं, इनके डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि वो एसिड है तो हमारा फूड जो माउथ में आया, उस एसिड ने क्या करा, फूड को स्टरलाइज कर दिया। जितने भी उसमें बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, फंगस हैं, उन्हें मारने की कोशिश करी। कुछ बैक्टीरिया थोड़े से ढीठ होते हैं, वो नहीं मरते हैं, तो फिर फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। इसलिए कोशिश तो यही करनी चाहिए कि हाइजीनिक खाना खाना चाहिए। दूसरा काम वो क्या करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, वो प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है। कैसे? बाय द एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन। देखिए, हमने अभी क्या पढ़ा, ये जो पेप्सिन एंजाइम है, ये पेप्सिन एंजाइम पेप्सिन की फॉर्म में नहीं निकलता, ये पेप्सिनोजन की फॉर्म में निकलता है। अभी मैं आपको बताऊंगा उस पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कौन करता है, HCl करता है। इसके अलावा HCl क्या करता है, स्टमक के पीएच को हाईली एसिडिक कर देता है। और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, और वो क्या है, वो ओपनिंग ऑफ पाइलोरिक स्फिंक्टर में मदद करता है। अब ये क्या था सर, पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या होता है? सबसे पहले आप स्फिंक्टर को समझिए, स्फिंक्टर क्या होता है। स्फिंक्टर एक ऐसा ढक्कन होता है जिसमें सामान एक साइड से जा सकता है पर दूसरी साइड से वापस नहीं आ सकता। यानी कि आपने फूड खाया, फूड खा लिया, पेट में चला गया, अब वो वापस नहीं आएगा। अगर वो वापस आ रहा है तो इसका मतलब प्रॉब्लम है, दैट इज वोमिटिंग हो रही है, आपको उल्टी आ रही है, प्यूक आ रहा है, वरना वो वापस नहीं आएगा। अगर वो वापस आ रहा है तो हो सकता है आपको एसिडिटी हो। हमारे स्टमक में ये फैसिलिटी भगवान ने दी कि एक बार खाना अंदर चला गया तो नॉर्मल कंडीशन में तो वो बाहर नहीं आएगा। हाँ, कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि बफेलो हो गए, काव हो गए, जिनको हम जुगाली करते हुए बोलते हैं, गर्जिनेशन रिगर्जेशन करते हुए बोलते हैं, तो उनका स्टमक से खाना बाहर आ जाता है, पर हमारा खाना बाहर नहीं आता। किसकी मदद से? स्फिंक्टर की मदद से। अब हमारे स्टमक में दो ढक्कन लगे होते हैं, एक शुरुआत में जिसको हम फंडिक स्फिंक्टर कहते हैं, और एक एंड में जिसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। इन ढक्कनों का, यानी कि इन स्फिंक्टर्स का, इन कैप लाइक स्ट्रक्चर्स का खुलना या बंद होना, ये कौन कंट्रोल करता है बच्चों? ये HCl कंट्रोल करता है। तो आपकी बॉडी में कितनी एसिडिटी हो रही है, कितनी एसिडिटी नहीं हो रही, वो इससे भी पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? जैसे हम कई बार कहते हैं कि हमारी बॉडी में एसिडिटी ज्यादा हो गई, तो खट्टे डकार, खट्टे डकार आना मतलब क्या? खाना बाहर आने की कोशिश कर रहा है। बाहर आने की कोशिश कर रहा है मतलब क्या? कि HCl ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, वो अलग तरीके से काम कर रहा है, तो इसी को हम एसिडिटी बोलते हैं। तो खाना पेट का पेट में ही रहे, वापस ना आए, इंटेस्टाइन का इंटेस्टाइन में रहे, पेट में ना आए, इसका कंट्रोल कौन करेगा? ये भी HCl के हाथ में काफी कुछ कंट्रोल होता है। तो HCl यानी कि स्टमक में निकलने वाला एसिड बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। आई होप आपको मजा आ रहा होगा इसे पढ़ने में। खैर, अब अगर हम बात करें कि जो HCl है वो क्या कर रहा है, आपको इतना ज़्यादा डिटेल में मत पढ़ना, डरना मत कि ये सब क्या लिखा हुआ है, एक ग्रामेटिकली मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको सिर्फ लर्न क्या करना है, आपको लर्न ये करना है कि जो पेप्सिनोजन नाम का एंजाइम होता है, इसको हम जाइमोजन भी कहते हैं, इसका एक और नाम होता है जाइमोजन। इस एंजाइम को HCl एक्टिवेट फॉर्म में लेकर आता है। इसका मतलब क्या है? आपकी बॉडी में ये वाला एंजाइम स्टमक में सिक्रीट होता रहता है, इसका नाम है पेप्सिनोजन। आप फूड खाओ या मत खाओ, ये आपकी बॉडी में प्रेजेंट है। अब मान लो ये पेप्सिनोजन आपकी बॉडी में सिक्रीट हो गया, आपने खाना नहीं खाया और ये सिक्रीट हो गया। ये सिक्रीट हो गया तो बेकार चला जाएगा? ये बेकार नहीं जाएगा। जब आप खाना खाओगे तब HCl सिक्रीट होगा, और फिर ये HCl पेप्सिनोजन को कहेगा भैया खाना आ चुका है, आप पेप्सिन बन जाओ, आप सो के उठ जाओ। एक तरीके से अलार्म है ये, किसका? पेप्सिनोजन का। कौन? HCl। तो HCl पेप्सिनोजन को कहता है आप एक्टिवेट हो जाओ, वो एक्टिवेट हो जाता है, और फिर वो एक्टिवेट होकर क्या करता है? वो एक्टिवेट होकर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। अच्छा बच्चों, एक बात और बताओ, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारी बॉडी में एसिड निकल रहा है स्टमक में, और मैं आपको बताऊं ये एसिड कितना होता है, ये एसिड का pH 1 to 2, हमने अभी पढ़ा यहाँ पर pH कितना होता है, 1 to 2,
बहुत हाईली एसिडिक होता है। यानी कि इतना एसिड होता है कि अगर आप इसे एक बॉटल में लें और इसके अंदर आप अपनी उंगली डालें तो आपकी उंगली गायब हो जाएगी, जल जाएगी नहीं, गायब ही हो जाएगी, घुल जाएगी, इतना तगड़ा एसिड है। अब सोचो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे स्टमक में निकल रहा है तो स्टमक का क्या हाल होगा, है ना। लेकिन हमारे स्टमक को भगवान की दया से कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो उसके अंदर निकलने वाली म्यूकस की लेयर है, जो म्यूकस हमारे स्टमक में निकल रहा है, वो स्टमक को हमारे ही एसिड से बचाता है और हमारा स्टमक के अंदर एसिड ठीक से काम करता रहता है। अगर आपके स्टमक में ये वाली लेयर, म्यूकस की लेयर ठीक से नहीं निकलेगी तो आपको एक प्रॉब्लम हो जाएगी, इसको बोलते हैं पेप्टिक अल्सर्स, यानी कि पेट में छाले हो जाते हैं, पेट में जख्म हो जाते हैं, इंजरीज हो जाती हैं और ये इवन इतनी खतरनाक होती हैं कि डेथ तक कॉज हो सकती है। तो हमारी बॉडी में कहाँ क्या सिक्रीट होना है, कैसे सिक्रीट होना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर चीज़ का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि भाई खुश्की हो गई, अंदर खुश्की हो गई, यानी कि ड्राइनेस बढ़ गई। वो ड्राइनेस तब बढ़ती है जब ये म्यूकस कम हो जाता है। तो ड्राइनेस को कम करने के लिए म्यूकस का सिक्रीट होना जरूरी है और ये सिक्रीट तब होता है जब आपका स्टमक हेल्दी हो, आप हेल्दी खाना खाएं, तो उससे ये सिक्रीट होगा और ये HCl के हार्मफुल इफेक्ट से हमें बचाएगा, क्योंकि HCl निकलना जरूरी है। ऐसा तो है नहीं कि हम HCl को मना कर दें कि तुम मत निकलो, क्योंकि इसने काम बहुत इंपॉर्टेंट करना है। अब निकलेगा तो हार्म भी करेगा, उस हार्म को बचाने के लिए हमें म्यूकस लेना पड़ता है। अब जैसे मान लो आपके घर में कोई वायर लगी हुई, उसे करंट आ रहा है ना, आपको घर में पंखा भी चलाना है, ट्यूबलाइट भी चलानी है, AC भी चलाना है, वायर लेते हैं। अब वायर के ऊपर अगर इंसुलेशन नहीं होगा, रबर नहीं होगी, तो हाथ लगाए वो करंट आ जाएगा, तो फिर वायर की जरूरत ही नहीं है। सर वायर तो लेनी पड़ेगी, उसके ऊपर प्रोटेक्शन भी करनी पड़ेगी, ऐसी HCl तो निकलेगा और उसकी प्रोटेक्शन भी करनी पड़ेगी। वो प्रोटेक्शन कौन करता है? म्यूकस। अब बात करते हैं बच्चों किसके बारे में? स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। हमारा खाना पेट से कहां पहुंच गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, मजे की बात यह है कि स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे लंबा पार्ट होता है। सोचो कितना विरोधाभास है ना, कितना पैराडॉक्स है क्या, कि नाम स्मॉल इंटेस्टाइन और सबसे लंबा है। सबसे लंबी चीज का नाम स्मॉल कैसे रख दिया भला? क्या क्या बात हो गई? ऐसी कौन सी इंग्लिश पढ़ ली? मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों हुआ। असल में जब इसके बारे में इसका नाम रखा जा रहा था तो एक प्रॉब्लम हुई थी। प्रॉब्लम क्या हुई थी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ल्यूमेन होता है, व्हाट इज ल्यूमेन, किसी भी पाइप का जो अंदर का हिस्सा होता है, खोल जो होता है, होल जो होता है, उसको ल्यूमेन कहते हैं। ल्यूमेन मान लीजिए पतला है, पतला ल्यूमेन है तो इसको हम नैरो बोलेंगे, और ल्यूमेन अगर चौड़ा हो गया, जैसे छोटे पतले पाइप आते हैं और बड़े पाइप आते हैं, बड़े पाइप का ल्यूमेन बड़ा होता है, छोटे पाइप का ल्यूमेन छोटा होता है, तो इसका ल्यूमेन छोटा है, इसके अंदर की जगह कम है, इसीलिए इसे स्मॉल बोल दिया गया। लेंथ कम नहीं है, अंदर की जगह कम है, इसीलिए इसे स्मॉल बोल दिया गया। बल्कि ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट है। सो इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। स्मॉल इंटेस्टाइन इज नॉट रियली स्मॉल, बट इट इज लार्जर देन लार्ज इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन है उससे भी बड़ी है, पर नाम स्मॉल है बेचारे का। क्यों? बट सो कॉल्ड ड्यू टू इट्स नैरो ल्यूमेन। और आपको बता दूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ 6.5 मीटर के आसपास होती है, 6.5 मीटर। कितना होता है ये? 1 फीट में कितने मीटर होते हैं, या 1 मीटर में कितने फीट होते हैं? कन्वर्जन पढ़ा होगा ना मैथ्स में। अराउंड 1 मीटर में 3 फीट होते हैं। ठीक है, तो ये कितने फीट हो गया? ये अराउंड 18 to 19 फीट तो मिनिमम हो गया। यानी कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसके नाम में स्मॉल लगा हुआ है, वो 19 से 20 फीट लंबी होती है। और जो लोग शाकाहारी यानी कि वेजिटेरियन होते हैं, उनमें और भी लंबी होती है। हाँ, ये आपके फूड हैबिट पे भी डिपेंड करता है। अगर आप नॉनवेज ज्यादा खाते हैं तो ये छोटी हो जाएगी, थोड़ी सी छोटी, ये नहीं कि बिल्कुल छोटी हो गई, लाइक कहीं 20 फीट है तो कहीं 19 फीट हो जाएगी। और अगर आप प्योरली वेजिटेरियन है तो ये थोड़ी सी लंबी, यानी कि 21 फीट हो जाएगी। कहते हैं ना 19-20 का फर्क है, वो यही वाला 19-20 का फर्क है। आज आपको लग रहा होगा सर कहावतें बहुत सारी बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ यूज होती है, हमारी फिजियोलॉजी में, ह्यूमन फिजियोलॉजी में यूज होती है। तो बस वो 19-20 का फर्क कहाँ आ रहा है? 19 किसकी है? नॉन वेज वालों की, 20 किसकी है? वेज वालों की। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि नॉन वेज को पचाना आसान होता है, वेज को पचाना थोड़ा सा लंबा टाइम लगता है, तो इंटेस्टाइन की लेंथ बढ़ा दी जाती है। अब हम बात करें इंटेस्टाइन में किस चीज का डाइजेशन होगा, डाइजेशन इंटेस्टाइन में किस चीज का होगा, इसको समझने के लिए हमें साथ में एक एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में बात करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने बताया था, स्मॉल इंटेस्टाइन के ठीक यहाँ पार्ट में साथ में क्या लगा होता है? लीवर लगा होता है। लीवर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। इट इज अ लोब्ड स्ट्रक्चर। लोब का मतलब क्या है? ये 2 पार्ट में डिवाइड। आप यहाँ पे देख रहे हो ना, एक छोटा सा एक खाना बना हुआ है और एक बड़ा खाना बना हुआ है, एक छोटा खाना बना हुआ है, एक बड़ा खाना बना हुआ है। तो ये लोब स्ट्रक्चर है। और ये कैसा होता है? रेडिश ब्राउन,
चॉकलेट ब्राउन कलर का या रेडिश ब्राउन कलर का होता है। एंड इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी प्रेजेंट इन द राइट अपर साइड, यानी कि हमारी बॉडी का जो राइट साइड है उसका अपर पार्ट जो है वहां पर वो प्रेजेंट होता है। लीवर से क्या निकलता है बच्चों? लीवर से एक जूस निकलता है जिसे हम बोलते हैं बाइल जूस। क्या निकलता है? बाइल जूस। अब बाइल जूस की खास बात समझते हैं। बाइल जूस डाइजेशन में मदद नहीं करता। आप कहेंगे सर फिर फायदा क्या हुआ? बहुत फायदा है, उसमें एंजाइम नहीं निकलता। बेसिकली डाइजेशन में मदद तो करता है पर बाइल जूस कोई एंजाइम नहीं निकालता। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट टाइप ऑफ एंजाइम्स आर सिक्रेटेड इन बाइल जूस? नो एंजाइम इज सिक्रेटेड इन बाइल जूस। बाइल जूस में केवल कुछ सॉल्यूशंस निकलते हैं जो डाइजेशन में इनडायरेक्टली मदद करते हैं। क्या निकलते हैं? बाइल जूस में बाइल पिगमेंट्स निकलते हैं और बाइल सॉल्ट्स निकलते हैं और इमल्सिफाइंग एजेंट्स निकलते हैं। तो अगर आप इसके कंपोजिशन को देखें तो बाइल सॉल्ट, इसके अंदर कुछ फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल। अब ये कोलेस्ट्रॉल कौन सा है? अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल। अगर आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है। तो कोलेस्ट्रॉल कितना निकलना है ये भी कौन कंट्रोल करेगा? लीवर। इसलिए जिसका लीवर खराब होता है उसके ब्लड में प्रॉब्लम आती है, जिसका ब्लड में प्रॉब्लम आती है उसका हार्ट में प्रॉब्लम आती है। तो हम कहते हैं ना कि सारी बीमारियां पेट से होकर जाती हैं, इसलिए कहते हैं। एक और कहावत, मजा आ रहा है ना? तो खैर, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे यहाँ पर बाइल में क्या क्या निकला? बाइल सॉल्ट्स, कुछ नमक जैसी चीजें सॉल्ट्स निकले, कुछ फॉस्फोलिपिड निकले और बाइल पिगमेंट निकले। एक बहुत इंपॉर्टेंट बाइल पिगमेंट होता है, इसका नाम है बिलीरुबिन। ये हमारे फीकल मैटर को कलर देता है। जो हमारा फीसेस होता है उसको कलर देता है कि हमारा फीसेस कौन से कलर का होगा, और उससे ये पता चल जाता है कि हमारा लीवर कितना हेल्दी और हमारा फूड हम कितना कैसे खा रहे हैं। अब बाइल जूस करता क्या है बच्चों? बाइल जूस डाइजेशन में मदद करता है लेकिन कोई एंजाइम नहीं देता। कैसे मदद करता है? चलिए मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए आपने खाना खाया, आपने भटूरे खाए या कोई ऑयली फूड खाया, अब आपके हाथों पे ऑयल लग गया। एंड वी हैव अ गुड मैनर्स कि हम क्या करते हैं, हम खाना खाने के बाद हाथ धोते हैं। अब आपने जो तेल या तला हुआ कोई चीज खाई और हाथों से खाई, उसके बाद आपने हाथ धोए, तो क्या आपके हाथ साफ हो जाएंगे? नहीं होंगे। आपको क्या यूज करना पड़ेगा? सोप यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पानी में फैट तो घुलता नहीं, तो उसको वॉश भी नहीं कर पाएगा, साफ भी नहीं कर पाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसमें साबुन लगाना पड़ेगा। साबुन ने क्या करा? साबुन ने ऑयली चीजों को पानी में घुलने में मदद करी। ऐसे ही हमारी बॉडी में जो हम फैट खा रहे हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो सकता। कब तक? जब तक वो ब्लड में घुल नहीं जाता, पानी में घुल नहीं जाता। अब फैट तो पानी में घुलता नहीं है, तो यहां पर भी क्या निकलता है? एक सोप निकलता है। सोप मत बोलिएगा उसको, सोप तो हम बाहर बोलते हैं, पर सोप जैसी चीज निकलती है और उसको हम बोलते हैं क्या? इमल्सिफाइंग एजेंट। तो बाइल जूस से क्या निकल रहा है? इमल्सिफिकेशन सॉल्ट्स निकल रहे हैं। और वो इमल्सिफाइंग एजेंट्स क्या करते हैं? वो इमल्सिफाइंग एजेंट्स फैट को डिसॉल्व करने में मदद करते हैं, फैट को सोल्यूबल करने में मदद करते हैं। तो बाइल जूस क्या निकाल रहा है? इमल्सिफायर्स या सोल्यूबलाइजर, जो सोल्यूबल करने में मदद करेगा। इसके बाद लीवर के साथ साथ एक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर, आप लंबा सा स्ट्रक्चर देखेंगे। ये लंबा सा स्ट्रक्चर क्या है? ये पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज और लीवर दोनों एसेसरी ग्लैंड है। ये क्या सिक्रीट करता है? ये एंजाइम सिक्रीट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम सिक्रीट करता है। कौन कौन से? ट्रिप्सिन, पेनक्रियाटिक लाइपेज एंड पेनक्रियाटिक एमाइलेज। ट्रिप्सिन, पेनक्रियाटिक लाइपेज एंड पेनक्रियाटिक एमाइलेज। और ये एंजाइम्स के साथ साथ बच्चों और क्या सिक्रीट करता है? इट ऑल्सो सिक्रीट सोडियम बाइकार्बोनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम बाइकार्बोनेट। कभी सुना है इसका नाम कहीं और? बिल्कुल सुना होगा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में भी यही होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये क्या करता है? जो स्टमक में एसिडिटी बढ़ गई थी उसको कम करने में मदद करता है। यानी कि वो एसिडिटी इंटेस्टाइन में नहीं जानी चाहिए, इंटेस्टाइन को फिर से एसिडिक नहीं चाहिए। अब देखो कितना बुरा हाल है हमारी बॉडी का, है ना? लेकिन बुरा नहीं, बहुत अच्छी बात है। माउथ में कम एसिडिक, स्टमक में बहुत एसिडिक, इंटेस्टाइन में फिर कम एसिडिक, बल्कि बेसिक ही ना हो जाए कहीं से। तो हम क्या करते हैं, जैसे हम कहते हैं सोडा पी लो। सोडा पीने से क्या होता है? एसिडिटी कम हो जाती है। अगर पेनक्रियाज ठीक से नहीं निकाल रहा तो बाहर से पीना पड़ेगा, है ना? तो वो बेकिंग सोडा वहां से निकलता है, यानी कि बेकिंग सोडा जैसी चीज वहां से निकलती है। इसको हम बोलते हैं क्या? NaHCO3 और सोडियम बाइकार्बोनेट। अब पेनक्रियाज ने क्या निकाले? एंजाइम्स निकाले। एंजाइम्स क्या करते हैं? एंजाइम्स डाइजेशन में मदद करते हैं। तो कैसे डाइजेशन होगा अब समझते हैं। अच्छा एक बात और, वो क्या कि जो स्टमक है वहां से जब फूड इंटेस्टाइन में आ गया, स्टमक से फूड कहां आ गया? इंटेस्टाइन में आ गया। तो इंटेस्टाइन में 3 चीजों का सिक्रीशन आएगा। याद रखिएगा कितनी चीजों का? 3 चीजों का। कहां कहां से? लीवर से बाइल जूस, पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस, और खुद इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल जूस। उसका खुद भी निकलेगा ना। लीवर से बाइल जूस, पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल जूस। एक बात और आपको बता दूं कि हमारे लीवर से जो बाइल जूस निकला और पेनक्रियाज से जो पेनक्रियाटिक जूस निकला वो सीधा इंटेस्टाइन में नहीं पहुंच जाता। वो पहले एक छोटी सी पैक लाइक स्ट्रक्चर या बैग लाइक स्ट्रक्चर या थैली नुमा स्ट्रक्चर पे जाके जमा होता है।
और उस थैली को बोलते हैं गॉल ब्लैडर, इसको हिंदी में बोलते हैं पित्त की थैली। यहां पर जाके ये सिक्रीशन सिक्रीट होकर स्टोर होता है, और जैसे आपने देखा ना स्प्रे करते हैं लोग, ऐसा स्प्रे जैसा स्ट्रक्चर होता है, और फिर जैसे जैसे ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स करता है ये जूस सारा इंटेस्टाइन में आ जाता है। तो कहां कहां से निकल रहा है, फिर से बता रहा हूं, लीवर से, पेनक्रियास से और खुद इंटेस्टाइन से कुछ जूसेस निकलते हैं। लीवर से निकलने वाला बाइल जूस, पेनक्रियास से निकलने वाला पेनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइन से निकलने वाला इंटेस्टाइनल जूस, और ये सब जाकर कहाँ है, इंटेस्टाइन में मिक्स हो जाते हैं, और वहां पर क्या करते हैं, बाकी बचे हुए खाने को पचाने में यानी कि डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। इसके साथ साथ एक बात और याद रखिएगा कि इंटेस्टाइन में पीएच कितना हो गया, 6 to 7.4। माउथ में अलग था, स्टमक में अलग है, यहां पर फिर अलग हो गया। तो कैसे होगा, माल्टोज जो है वो डाइजेस्ट होगा माल्टेज से ग्लूकोज में, लैक्टोज बदल जाएगा ग्लूकोज होकर लैक्टोज में, सुक्रोज बदल जाएगा ग्लूकोज में, पेप्टोन्स बदल जाएंगे अमीनो एसिड में, ट्रिप्सिन बदल जाएगा ट्रिप्सिनोजन बदल जाएगा ट्रिप्सिन में, और फैट को डाइजेस्ट करके हम क्या बनाएंगे, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा फूड जितना भी डाइजेस्ट हो सकता है बस लास्ट इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर यहाँ डाइजेस्ट नहीं हुआ तो फिर वो होगा भी नहीं। तो हमारी बॉडी में माउथ में डाइजेशन हुआ, इजोफेगस में नहीं हुआ, स्टमक में डाइजेशन हुआ प्रोटीन का, उसके बाद इंटेस्टाइन में जो कुछ भी था सबका डाइजेशन हो गया। इस तरीके से पूरा डाइजेशन प्रोसेस होता है। बच्चों इसमें एक बात ध्यान देने वाली क्या है कि हमारे बॉडी का पीएच लगातार चेंज हो रहा है। माउथ में पीएच स्लाइटली एसिडिक था, स्टमक में आते आते बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया, और फिर उसके बाद कैसा हो गया, बेसिक हो गया या स्लाइटली बेसिक हो गया। तो पीएच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे डाइजेशन में, इसीलिए मैंने आपको ये चार्ट अलग से दिया है, एक इंटरेक्टिव चार्ट बनाकर दिया है। इससे आप समझ पाएंगे कि हमारी बॉडी में जो रेड कलर दिख रहा है हाईली एसिडिक है, और जैसे जैसे ग्रीन होता जा रहा है वो कैसा होता जा रहा है, न्यूट्रल होता जा रहा है, या बहुत स्लाइटली सा बेसिक होता जा रहा है। अब बच्चों अगर बात करें फूड जब डाइजेस्ट हो गया तो वो कहाँ जाएगा, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, और वहां से वो पूरी बॉडी में फैलने के लिए शुरुआत हो जाएगी। लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम विलाय बोलते हैं। ये विलाय क्या करते हैं, ये फूड को ज्यादा एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। जैसे कि अगर आपने कभी स्वीपर को स्वीप करते हुए देखा हो तो उसके स्वीप में अलग अलग बहुत सारे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, जिसको उसे घुमा के पूरे फर्श को साफ करते हैं। तो वो क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करने में मदद करता है चीजों को। तो ऐसे ही हमारे स्टमक के बाद इंटेस्टाइन में, बल्कि स्टमक में भी होते हैं, इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, विलाय होते हैं। ये विलाय क्या करते हैं, ये फूड को एब्जॉर्ब, जल्दी खाना एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं, ताकि जल्दी जल्दी आपको बॉडी में एनर्जी मिल सके। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में होगा, कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होगा, पर मेनली लार्ज इंटेस्टाइन में भी होगा। उसके बाद जब हमारा फूड वहां पहुंच गया, और उसके बाद वो क्या करेगा, बॉडी के हर पार्ट में जाएगा, और वहां जाकर एसिमिलेशन हो जाएगा, यानी कि फूड यूज कर पाएंगे हम किसके लिए, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और रिपेयरमेंट के लिए। एंड एट लास्ट क्या होगा, जो लार्ज इंटेस्टाइन का एनएस वाला पार्ट है, वहां से जो अनडाइजेस्टेड बेकार चीजें, अनवांटेड चीजें, वो फीकल मैटर की फॉर्म में, फीसिस की फॉर्म में बाहर आ जाएंगी, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इजेशन। तो इन लार्ज इंटेस्टाइन टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड टेक प्लेस। एक बात मैं आपको और बता दूं, लार्ज इंटेस्टाइन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, एक तो वो फूड को बाहर निकाल रहा है, अनडाइजेस्टेड फूड को, वेस्ट को बाहर निकाल रहा है, साथ साथ लार्ज इंटेस्टाइन आपकी बॉडी में पानी की कमी को भी रोकने में मदद करता है, क्योंकि वो पानी को रीअब्सॉर्ब करता है। इसीलिए जो हमारा फीकल मैटर है वो सॉलिड होता है, जो हम लोग फीकल मैटर एक्सक्रीट करते हैं वो कैसा होता है, वो सॉलिड होता है। तो सॉलिड जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर वो कैसा हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, तो हम उसे डायरिया बोलते हैं, कहते हैं लूज मोशन हो गए, डायरिया हो गया, तो वो लिक्विड नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे पानी की कमी हो सकती है। तो बच्चों इस तरीके से एनिमल न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मैं लास्ट में आपको यही बोलूंगा, हेल्दी खाएं, हेल्दी जिएं, और उसके बाद हेल्दी दिखें, और अपनी लाइफ को अच्छे से जिएं। क्यों, क्योंकि जैसा आप फूड खाएंगे वैसी आपकी बॉडी होगी। हिंदी में एक और कहावत, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, तो वो आपको ध्यान रखना है। एनी क्वेश्चन यू हैव इन दिस टॉपिक और इन एनी अदर टॉपिक, you can mail me or you can contact me or you can comment me on in the comment section. I hope आपने enjoy करा, समझा इस टॉपिक को, इसे लर्न करिएगा, नोट्स को आप अपने कॉपी में कॉपी करिएगा, और इसी के साथ that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.